तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11 का डिस्कस करेंगे। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और सुबह में आपका जो कि साइंस का भी क्लास चल रहा है तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती है। तो इसमें से कौन सी बीमारी है जो विरासत में नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया, है ना। मलेरिया जो है ये विरासत में नहीं मिलती है। मलेरिया क्या है? एक जीनस प्लाज्मोडियम के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट ये भी प्रश्न आ जाता है कि मलेरिया जो रोग है वो किस मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो अब बाकी जो है ये सब क्या है? विरासत में मिली बीमारी है। अब देखिए, विरासत में मिली बीमारी किसे कहते हैं? जो कि मतलब माता पिता के जो बीमारी रहती है और बच्चों में हो जाती है उसे विरासत में मिली बीमारी कहा जाता है। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम की बात करें, आप डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें एक आनुवांशिक स्थिति है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे कि आम लोगों में क्या होता है? वयस्क मानव में जो होता है 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में कितना होता है? एक ज़्यादा हो जाता है, नहीं 47 गुणसूत्र होता है। ठीक है, क्रोमोजोम 47 क्रोमोजोम हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो मलेरिया यहाँ पर क्या है? विरासत में नहीं मिलती है ये बीमारी। ठीक है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है डैश कहलाती है। तो अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है किण्वन। ठीक है, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। पावरोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है ना, किण्वन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन यहाँ ऊर्ध्वपातन से क्या होता है? इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो कोई ठोस है जब सीधे गैस में बदल जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कपूर का जलना एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय जूरिच में है ना। जूरिच कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखना है, फीफा का मुख्यालय जूरिच में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी है। तो ये जूरिच में है और जूरिच कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं जो कि याद रखना है। देखिए, फीफा की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था फीफा की स्थापना। ठीक है, और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है ना? FIFA का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी, है ना, DED फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और कहाँ होगा? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? कतर में हुआ था। और फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो विद्युत रोधी इसमें है कांच, जो है विद्युत रोधी है। ठीक है, बाकी ये विद्युत का सुचालक है, ये सब मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम। तो विद्युत रोधी इसमें है कांच। ठीक है, अच्छा, विद्युत का सुचालक एकमात्र अधातु कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है पंचमहल। ठीक है, पंचमहल, ये जो पंचमहल है पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है ना। मुगल सम्राट अकबर ने इसे बनाया था पंचमहल को, है ना। फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था।
और पंचमहल भी वहीं है, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ठीक है। अच्छा, ये चार मीनार ये कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद में। इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आएगा झूलता मीनार। झूलता मीनार कहाँ है? तो वो है अहमदाबाद में। अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में ना। अजंता की गुफा पूछे, एलोरा की गुफा पूछे, या तो एलिफेंटा की गुफा, ये तीनों महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट क्या है? जल योजित एल्यूमिनोसिलेट है ना, जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट है जियोलाइट। ठीक है। जियोलाइट क्या है? जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन फैलाता है? मोटर वाहन। ठीक है, याद रखना है, मोटर वाहन। अब मोटर वाहन से जो प्रदूषण निकलता है वो कौन कौन सा होता है? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, CO होता है, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है औद्योगिक गतिविधियाँ वायु प्रदूषण का दूसरा कारण होता है। ठीक है, औद्योगिक ये गतिविधियाँ। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, तो पानी का क्वथनांक ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जैसे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घटता है और दाब के कम होने पर जल का क्वथनांक बिंदु भी कम हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है अच्छा, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरी सीले ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? तो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है वो है मजोब मरुस्थल है ना, मजोब या तो मोजाबे मरुस्थल भी कहा जाता है। तो मजोब मरुस्थल है कहाँ? तो ये अमेरिका में है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा है ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान भी पूछे तो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो हिमालय को किस नाम से? तो ये मोड़दार पर्वत या तो बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय की बात करें तो यहाँ से 2-3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण याद रखना है। जैसे कि हिमालय के उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री या तो महान हिमालय कहा जाता है। वो हिमाद्री या महान हिमालय या तो बृहद हिमालय कहा जाता है हिमालय की उत्तरी श्रेणी को। अच्छा, हिमालय की दक्षिण श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है ना। हिमालय की दक्षिण श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। और हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो मध्यवर्ती श्रेणी को मध्य हिमालय या तो हिमाचल पर्वतमाला या तो लघु हिमालय कहा जाता है। फिर समझिए, हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी को मध्य हिमालय या तो हिमाचल पर्वतमाला या लघु हिमालय कहा जाता है। ठीक। और एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए हिमालय की उत्तरी श्रेणी पूछे तो हिमाद्री या तो महान हिमालय या तो बृहद हिमालय, ये तीनों एक ही नाम है ना, तीनों चीज़ बोला जाता है, हिमाद्री, महान हिमालय या बृहद हिमालय। हिमालय की दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी को हिमाद्री और दक्षिणी को शिवालिक, और मध्यवर्ती श्रेणी को मध्य हिमालय या तो हिमाचल पर्वतमाला या लघु हिमालय बोला जाता है। ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करता है, उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद रखना है, ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है? सिलिकॉन है। और तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है लोहा। और सबसे अधिक धातु अगर पूछ दे तो वो है एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा तत्व पूछाता है तो वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? तो जलोढ़ मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, इसलिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मिट्टी से, जो कि हर एग्जाम में बार बार वही सब रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और पुरानी नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक, बांगर कहा जाता है।
अच्छा, यहाँ से और प्रश्न क्या आएगा, जैसे कि मिट्टी की बात करें तो चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लाल लेटराइट मिट्टी है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन, तो काली मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है। देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और 3 शब्द भी जोड़ा गया था। कौन कौन सा था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है, अब एक आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, उसे विधिक अधिकार बनाया गया। कब, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। नेक्स्ट है, बांस को वर्गीकृत किया गया है, तो बांस को क्या बोला जाता है, घास में, है ना, घास है। बांस क्या है, एक घास है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए तो कि दुनिया की में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला घास कौन सा है, तो ये बांस है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो लक्स ही होता है। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है सीसा का प्रयोग किया जाता है। भंडारण बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था, तो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवेक था, है ना, यूनिवेक। अच्छा, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, वो था एनिएक, है ना, एनिएक। ठीक है, दोनों याद रखना है। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवेक, और विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक था। ठीक, तो ये याद रखना है। और बाकी चीज़ें मालूम ही आपको, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर का भी क्लास चल रहा है। ठीक है, वो भी आपको वहाँ भी देखिएगा, उसमें कंप्यूटर से बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। ठीक, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सा मालूम, एक नर्मदा निकलती है, और नर्मदा निकलती है, और सोन भी निकलती है मालूम, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक, नेक्स्ट है, थॉमस कप संबंधित है, तो थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ठीक है, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होता है, तो इसमें एक या तो 2 खिलाड़ी होता है। एकल होता है तो एक एक खिलाड़ी दोनों साइड, युगल होता है तो दोनों 2 खिलाड़ी होता है। ठीक है, और बैडमिंटन की बात करें तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बैडमिंटन ही है। और साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी को मिला था, और ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट देश द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1944 में हुआ था। विश्व बैंक और एक था IMF, ये दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC है। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, एक का हो जाएगा A, है ना, क्योंकि
पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 और दूसरा था 56 से 61। और इस समय कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। और मनमोहन सिंह की बात करें तो ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पिछले बार एनटीपीसी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए पंचवर्षीय योजना से आपको सारी चीज़ें याद रखना है। जैसे पंचवर्षीय योजना का जो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61 और तीसरा 1961 से 66 और फिर चौथा पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा विराम हो गया था, है ना, यानी कि अवकाश हो गया था 1966 से 69 तक, ठीक है। तो ये योजना अवकाश कहलाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74 तक हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, दूसरे का था औद्योगिक विकास, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और जो 3 वो था इस्पात संयंत्र था, भिलाई, रूस और राउरकेला, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मार्जिन आवश्यकता ये नहीं है। बाकी बैंक दर, रेपो रेट और खुला बाजार परिचालन ये है, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। साख नीति या मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में भी गवर्नर कौन है? तो करंट अफेयर में काफ़ी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अभी दिसंबर 2024 में ही चेंज हुआ है। वो कौन है? एक आरबीआई का वर्तमान गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संजय मल्होत्रा से पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो वो थे शक्तिकांत दास, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण है? तो धन का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, ये बताना है। धन का उदाहरण कौन सा है? 24 का देखिए, मुद्रा नोट और सिक्के ये धन का उदाहरण है। बचत खाता जमाएं ये धन का उदाहरण है, ठीक है। और चालू खाता जमाएं ये भी धन का उदाहरण है। शाब्दिक जमाएं ये धन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? तो दोमट मृदा के बारे में सत्य कौन सा है ये पूछा है, ठीक है। दोमट मृदा के बारे में सत्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, ये वाला केवल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वन नियम के संबंध में कौन सा गलत है? तो देखिए, वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972 ये सही है, ठीक है। कल भी बताए थे आपको, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ये भी सही है। और 3 को लगातार बताए थे आपको। एक जल निवारण एवं संरक्षण अधिनियम जो था वो 1974 था, ठीक है। और ये क्या हुआ? हाथी परियोजना ये भी 1992 ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भी कतई जहर प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसको भी याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984 नहीं बल्कि यहाँ क्या होगा 1986 में हुआ था, ठीक है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए प्रधानमंत्री रहे
तो कितनी बार के लिए, ये 3 बार रहे थे ना। अटल बिहारी वाजपेयी ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार ये 1996 में 13 दिन के लिए बने थे, ठीक है, 1996 में 13 दिन के लिए। और दूसरी बार 1998 से 1999 तक ये 13 महीनों के लिए बने थे, ठीक। और फिर तीसरी बार में 1999 से 2004 तक ये पूर्ण यानी कि 5 वर्ष के लिए बने थे ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका देखिए दलहन की खेती के लिए पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया, कम नमी की आवश्यकता होती है दलहन की खेती के लिए, ये सही है, ठीक है। शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है दलहन की खेती के लिए, ये भी सही है। भारत में दालों का आयात से ज़्यादा निर्यात होता है, ये गलत है, ठीक है। आयात से ज़्यादा निर्यात नहीं होता है, यानी ए और बी सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा तो होती है कहाँ, लद्दाख की राजधानी लेह में होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ 4, लेकिन होगा कहाँ, लद्दाख है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। जैसलमेर क्या है, तो जैसलमेर में क्या है, भारत का सबसे शुष्क स्थान पूछे तो वो जैसलमेर है, ठीक। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मासिन राम। नेक्स्ट है गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गुज्जर ये राजस्थान से, मालूम, ये गुज्जर जो है एक देहाती समुदाय है जो कहाँ से, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत आय, है ना। क्वेश्चन फिर समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है, तो व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र देश में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र ये कहाँ स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। ये लवण और खाद्यान्न दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए अमझोर जो है ये कहाँ से संबंधित है, अमझोर ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अमझोर जो है ये प्रसिद्ध है, अमझोर की बात करें ना तो अमझोर प्रसिद्ध है किसके लिए मालूम, पाइराइट के लिए। अमझोर ये पाइराइट के लिए संबंधित है। और रही बात किसकी, सुकिंदा जो कि उड़ीसा में है, ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जाबर जो है, जाबर ये जिंक यानी जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ना, जाबर जिंक के लिए प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में है जाबर। और हट्टी जो है ये कर्नाटक में है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है ना। हट्टी जो है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगर देखा जाए ऑप्शन तो एक का क्या होता है, एक का सी, ठीक है, एक का सी, और 2 का क्या होता है, डी, है ना, 2 का डी, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन देखिएगा, 1 का सी 2 का डी, तो आपको कहीं ऑप्शन में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन एरर लग रहा है इसमें, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखना है आपको क्या है ना, अमझोर जो है ये पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है, सुकिंदा ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, और जाबर जस्ता के लिए, और हट्टी सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, लिंगानुपात के संबंध में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है ना। उत्तराखंड पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल का मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश का जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है,
तो वो है केरल, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट है उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो कौन सा है, तो देखिए जल जाइलम है ना, बताए थे आपको जल जाइलम। फूड फ्लोएम, भोजन के लिए बोलता तो फ्लोएम, ठीक है। और प्रेंकामा क्या है, प्रेंकामा उत्तक जो कि प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है, ठीक। नेक्स्ट है अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों जो प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती है, इन विकिरणों या प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा, ठीक है। तो पहला क्या है, अवरक्त की तरंगदैर्घ्यता पराबैंगनी विकिरणों से अधिक है, तो ये वाला सही है ना। अवरक्त की तरंगदैर्घ्यता पराबैंगनी विकिरणों से अधिक है, ये सही है। पराबैंगनी की तरंगदैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, पराबैंगनी की तरंगदैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये भी सही है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है, ये भी सही है कि दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है। चौथा क्या है, पराबैंगनी की फोटोज ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये गलत है। पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा जो है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, ठीक है, ये गलत यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम दिखाई देता है, इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वो किसके कारण, प्रकाश का होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या प्रकीर्णन है ना, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। याद कैसे रखना है, तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन है ना, टिमटिमाना यानी अप डाउन, ये अपवर्तन के कारण, अप डाउन अपवर्तन के कारण, ठीक। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में असत्य कथन चुनिए, हैं असत्य कथन पूछा है कौन सा होगा, देखिए असत्य कथन पूछा है ना। तो पहला क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखता है, ये सही है। दूसरा क्या है, मृग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल तब देख सकता है जब सूर्य उसके कंधों से 90 डिग्री पर हो, ये गलत है। देखिए एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल तब देख सकता है जब सूर्य उसके कंधों से विपरीत हो, ठीक है, यहाँ ये होना चाहिए, यानी केवल 3 इस असत्य है, ऑप्शन में कहीं केवल 3 दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो केवल 3 यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। ध्वनि तरंग देश में विचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करता, ठीक है। अब प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एक निर्वात में लकड़ी की खोखला पाइप में विचरण नहीं कर सकती है, ठीक है। बाकी ध्वनि को विचरण करने के लिए क्या किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस द्रव गैस है ना, तो और सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। उसमें भी ठोस में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। ठोस में भी ऑप्शन में आएगा आपको स्टील, ठीक है, तो स्टील आएगा तो वहाँ पे टिक करना है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति स्टील में होता है, ठीक है। ध्वनि की गति को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरे राष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले थे राधाकृष्णन, दूसरे थे कौन, जाकिर हुसैन, और तीसरे नंबर पर थे बीबी गिरी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 11 का पूरा जीके जीएस होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक। और आज का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और आप लोग ज़रा सा ये भी बताना आप लोग को कि कौन से
आप लोगों को टॉपिक पे या तो कौन सी सेट आपको प्रैक्टिस करवाया जाए, आप लोग को जो लगे कि हाँ ये चीज़ पढ़ाना चाहिए, तो वो लोग कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग काम करेंगे और उसको उसी की वीडियो आप लोग को बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।